2024 के आखिरी चुनावों में बीजेपी के कोर एजेंडा में क्या शामिल था? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, यानी सबके लिए एक कानून। इसको लेकर चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। कैसे? सबसे पहले तो याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कौन सा दिन है? सरदार पटेल की जयंती का दिन। एक देश एक सिविल कानून की उन्होंने तब बात की और क्या कहा? कहा कि आज भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है, जो एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यह कहने को तो 3 लाइन है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। और इसके ठीक बाद रविवार को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैं वादा करता हूं, बड़ा वादा किया। उन्होंने बयान दिया और बयान देते ही क्या हुआ? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। दोनों आमने सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको दोनों बयान जल्दी से सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ती हूं। वो दोनों बयान इस तरह थे कि यूसीसी तो लागू होकर रहेगा, लेकिन हमें आदिवासियों के चिंता का भी ख्याल है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने इसी को लेकर उन पर हमला बोला। इन 2 बयानों के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से भी एक प्रस्ताव सामने आया और यह प्रस्ताव था जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में। जिन प्रस्तावों को पारित किया गया उनमें से एक बड़ा प्रस्ताव था यूसीसी को लेकर। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूसीसी को लेकर क्या कहा? सुनिएगा। यूसीसी संविधान की मूल धाराओं से टकराता है, ये जमीयत उलेमा हिंद का कहना है। मुसलमानों के लिए यह अस्वीकार्य है, यानी हम इसे नहीं मानेंगे। यूसीसी देश की अखंडता और एकजुटता के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे पर पीछे हटते हुए नहीं दिख रही है। यूसीसी के पक्ष में लगातार अनुच्छेद 44 का तर्क दिया जा रहा है। और यह संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है? संविधान की ये जो पंक्तियां हैं वो हमें याद दिलाती है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। इसी कारण बीजेपी 1989 से, यानी 1989 से 3 मुद्दों को लगातार देश के सामने रख रही है अपने घोषणा पत्र में। कौन कौन से वो 3 मुद्दे हैं? अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 को हटाना, तीसरा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून लागू करना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश के बाद पूरा हो गया। कश्मीर में 370-35 से हट गया। विधानसभा चुनाव वहां हो गए। ऐसे में बीजेपी के लिए यूसीसी का मुद्दा बाकी रह जाता है। और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जो सोचा बीजेपी ने अपनी सरकार रहते उसे पूरा किया है। और इसीलिए अब यूसीसी पर बहस उस अंतिम मुकाम पर क्या पहुंच चुकी है? यूसीसी को लेकर देश भर में अब चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आदिवासी समुदाय साबित हो सकता है, क्योंकि समाज के अपने रीति रिवाज है, अपनी संस्कृति है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। झारखंड में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। सत्ता की वहां पर लड़ाई लगातार विपक्षी पार्टी से होती रहती है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने सही वक्त पर यूसीसी को लेकर आदिवासी समुदाय की चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में भी 10% के करीब आदिवासी आबादी है। बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार तो यूसीसी पर बहुत आगे निकल चुकी है। यूसीसी लागू करने की सारी तैयारी उसने पूरी कर ली है। और खबर यह है, खबर के मुताबिक 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, एक देश एक कानून से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? यह बड़ा सवाल है। एक देश एक कानून, क्या किसी को इससे दिक्कत होनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा ये कि यूसीसी पर मुस्लिम समाज नाराज क्यों है? और तीसरा सवाल, विधानसभा चुनावों के दौरान यूसीसी का मुद्दा क्यों इस वक्त एक बार फिर से गरमाया हुआ है? चलिए शुरू करते हैं इस पर गूंज।
साथ जुड़ चुके हैं, गूंज में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी संघ का पक्ष भी रखते हैं और हमारे साथ तहसीन पूनावाला इस वक्त स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे लेकिन बहुत जल्दी जुड़ेंगे। और हमारे साथ SIMPLB यानी साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रशीद सैयद साहब और UKMEB यानी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे। UCC सिर्फ चुनावी फसाना है, विपक्ष को डराने का बहाना है, या फिर आपने मन बना लिया है कि ये सरकार 370 ट्रिपल तलाक और जिस तरीके से आपने एक के बाद एक चेंजेस किए हैं, ये एक और महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है? देखिए रूबिका जी, अनुच्छेद 370 के संदर्भ में भी दशकों तक इसे विपक्षियों ने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी फसाना ही समझा। राम मंदिर को लेकर तो 2019 के चुनाव तक लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अनुच्छेद 370 भी इतिहास जमा हो गया और राम मंदिर की भव्य दिव्य जो है मंदिर का निर्माण हो गया, वहां श्री राम लला विराजमान हो गए। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। जहां तक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में जिस बिंदु को समाविष्ट किया था सो पाया गया था कि एक दिन इस देश में सारे नागरिक जो हैं वो समान नागरिक संहिता में पाए जाएंगे। सिर्फ जनजातीय समाज की अपनी परंपराएं अलग है। मैं वही मैं आ रहा हूँ उसी पे मैं जनजाति वाला मसला उसी पर उसी को मैं वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए फिर अजीज। वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं। जनजाति समाज की अपनी बहुत सारी परंपराएं भिन्न रही हैं, इसलिए जनजातीय समाज के अतिरिक्त सारे लोगों को समान नागरिक संहिता का अनुपालन करना चाहिए। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हम कानून बनाएंगे। ठीक है। अब इस पर विमर्श की जहां तक गुंजाइश है, वो विमर्श तो होगा। विमर्श से किसी को क्यों भागने की आवश्यकता है? विमर्श तो कीजिए। हम उस पर सामूहिक विमर्श करने के लिए तैयार हैं। ओके, डॉक्टर अजीज खान साहब, विमर्श तो कीजिए ना। उससे पहले ही आपको क्यों लग रहा है कि प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी इस नियत से आगे बढ़ रही है कि आपको कोने में घुसाना है? देखिए रूबिका जी, अभी ये कह रहे हैं कि साहब इसे लागू ही करना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चूंकि आर्टिकल 44 है और बाबा साहब ने कहा था कि इसे लागू होना चाहिए। बाबा साहब ने यह भी कहा था, शायद इन्होंने उसे पढ़ा नहीं, कि अगर कोई सरकार सर्वसम्मति के बगैर इसे लागू करती है तो वो सरकार का पागलपन होगा। यह भी बाबा साहब ने कहा था, ये स्टेटमेंट है, देख लीजिए। एक बात आप समझिए, अगर वाकई आपके मन में यह है निष्पक्ष तौर पे कि UCC अहम है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाइए और एक बैठक करिए और तमाम तरीके की चीजों को डिस्कस करके एक हल निकालते। लेकिन वो आपने नहीं निकाला। अब चुनाव सर पर है, अलग अलग जगह, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या अलग अलग जगहों पे हालात आपकी बहुत ही दयनीय है और ऐसी स्थिति में आप फिर गलाप रहे। हाँ जी, फिर गलाप रहे। अभी कहा जा रहा था उत्तराखंड में नवंबर में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड देश नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात है तो पूरे देश में लागू होता है, उत्तराखंड कोई देश नहीं है। अगर बात है तो केंद्र सरकार की पहल करती और इस तरीके की बात करती। एक बात हमारे मैं एक ही बात पर आप ये कह रहे हो उत्तराखंड देश नहीं है, लेकिन गोवा में तो बाकायदा UCC लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां गोवा में चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं इसी मुद्दे को लेकर आगे चल रही हूं। पहले आप मुझे ये बता दीजिए अजीज भाई, आप UCC के फेवर में हैं कि नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए देश में, हाँ या ना? देखिए रूबिका जी, ये मुल्क जो है ना बहुत खूबसूरत है, इसमें तमाम तरीके के कल्चर हैं और शामिल है कल्चर। उस कल्चर को क्या आप नष्ट कर देना चाहते हैं? आप देखिए इसके कल्चर की इसकी खूबसूरती देखिए कि अगर आप हिमाचल, नागालैंड, मिजोरम को ले लें तो वहां कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 है। वहां की जमीन को आप
परचेज नहीं कर सकते। जब यूसीसी आएगा तो वो जमीनें भी खरीदी बेची जा सकती हैं। कौन सा स्पेशल प्रोविजन आप वहां के लिए लागू करेंगे? दूसरी बात, मैं थोड़ा सा कल्चरल सिस्टम में जाऊं। कल्चरल सिस्टम में नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैं कल्चरल सिस्टम पर तो बाद में बहस कर सकती हूँ। आर यू इन फेवर ऑफ यूसीसी और नॉट? यस और नो? हम रूबिका जी वही तो कह रहे हैं, भारत की खूबसूरती क्या है, उसकी अलग अलग कल्चर। अरे सर, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ आपको कि भारत की खूबसूरती बताइए। मैंने आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा है, हाँ कि ना? अरे भाई सुन तो ले, मैं कह रहा हूं इसकी कल्चर को क्या नष्ट कर देना चाहते हैं? ये कल्चर की बात नहीं है सर, कल्चर की बात ही नहीं है। कल्चर पर आ जाएंगे तो आप लोग अपनी मनपसंद की चीजें तो यूसीसी से बाहर रखना चाहते हैं, और जो चीज आपको दिक्कत में डालती है वो कहते हैं नहीं यूसीसी हमारा कल्चर खत्म कर देगा। तहसीन पुनावाला आ चुके हैं। ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद रूबिका जी एग्जांपल दे दे। मैं एग्जांपल दूंगी। बड़ी बहस है आपके, आप कहाँ ये पन्ने लेकर बैठी हूँ मैं, ऐसे थोड़ी आ जाती हूँ। एक एक करके आऊंगी ना सर, एक एक करके आऊंगी। तहसीन थैंक यू रुबिका जी, सबसे पहले आपको सभी पैनलिस्ट को सभी को हैप्पी बिलेटेड दिवाली। 3 या 4 चीज मैंने आपका सवाल, थैंक यू, 3 या 4 चीज मैंने आपकी ये बात सुनी। गोवा में यूसीसी है, नहीं गोवा में यूसीसी नहीं, गलत फहमी। गोवा में गोवा सिविल कोड है जो उसको वो लोग यूसीसी का नाम देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप महिलाओं के मुद्दों पर बहुत सख्त रहती है और हमेशा अपनी बात आगे रखती है। गोवा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर प्रमोद जी ने कहा, उनको मैं कोट करता हूँ, उन्होंने कहा, और गोवा के अंदर उनके जो गोवा सिविल कोड है वहां पे एक हिंदू मर्द अगर वो 30 साल की उम्र से ज्यादा है और उसको एक लड़का पैदा नहीं होता, रूबिका जी इस चीज पे नोट कीजिए, लड़का पैदा नहीं होता, वो दूसरी शादी कर सकता है। जब आपके जैसे एक स्ट्रॉन्ग पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या जब यूसीसी पूरी तरह से देश में लागू होगा ये प्रोविजन जाएगा, पता है उन्होंने क्या कहा? मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूँ, लेकिन नहीं, ये प्रोविजन जाने की जरूरत नहीं। यानी कि गोवा के अंदर जहाँ पे तथाकथित यूसीसी है वहां पे एक हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता अगर उसको लड़की हो, लड़का नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो हम आगे चलते गोवा से। आपने बात की गुजरात के अंदर, अगर पूरे देश में पूरे मुल्क के अंदर जैसे अजीज भाई कहते हैं यूसीसी लागू होगा, गुजरात के अंदर एक चीज है मैत्री करार करते हैं। मैत्री करार के अंदर एक आदमी ऑफिशियली एक गर्लफ्रेंड रख सकता है, ऑन पेपर गर्लफ्रेंड रख सकता है बीवी होते हुए। क्या ये प्रोविजन जाएगा? चलिए इसके आगे हम जाते हैं उत्तराखंड में, और जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने झारखंड में कहा ट्राइबल्स को बाहर रखेंगे। ट्राइबल्स को हम बाहर रखेंगे, इसका मतलब ये यूसीसी तो नहीं हुआ? क्या ट्राइबल्स भारत का हिस्सा नहीं है? तो आपका जो मूल सवाल था, क्या एक मुल्क में एक कानून होना चाहिए शादी और डिवोर्स के लिए और इनहेरिटेंस के लिए? बेसिकली यूसीसी ये सब चीजें, बाकी सब चीज काउ मीट बीफ ये सारी चीजें अलग अलग है। एक देश में एक कानून होना चाहिए शादी डिवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए। रूबिका जी ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर एक देश में एक कानून है शादी या डिवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए। उस कानून का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत मैंने शादी की एक हिंदू लड़की के साथ। इस कानून के तहत जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेके गुजरात तक एक ही कानून है। अगर दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स, दो मुसलमान, दो हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक मुस्लिम शादी करे, एक ही कानून सारे देश में लागू होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी अलग अलग स्टेटों में एक्सेप्शन है। मैरिटल लॉस को लेके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेघालय, जहां पर बीजेपी सरकार में सांगमा के साथ, मेघालय के अंदर अगर एक इनहेरिटेंस जो है वो लड़की को भी नहीं जाता, दूसरी लड़की को जाता है इनहेरिटेंस। क्या आप ये कानून चेंज करोगे यूसीसी के साथ? यानी इनहेरिटेंस लड़की को भी नहीं जाता, पहली लड़की को भी नहीं जाता, दूसरी लड़की को। आंध्र के अंदर कुछ ऐसे ट्राइब्स है जहां इनहेरिटेंस सिर्फ लड़की को जाता है। पूरी बात सुने बगैर इंटरप्शन के, मैंने आपको पूरी तरीके से, थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार। ठीक है, अब आपने एक के बाद एक सारी चीजें गिनवा दी, लेकिन यूसीसी की मुखालिफत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी क्यों नजर आ रहा है? अगर सबको दिक्कतें हैं, नहीं, अरे पोलराइज करना चाहते हैं तो फिर, अरे मैं ये कह रही हूँ 30 साल का वो हिंदू मर्द गोवा का क्यों नहीं आ रहा है बाहर, और क्यों नहीं कह रहा है कि नहीं मुझे जो है वो यूसीसी बर्दाश्त नहीं है? आप कह रहे हैं गोवा में यूसीसी नहीं है, वो गोवा का जो है अपना कानून है, ओके। लेकिन वहां पर ये जितने भी सिविल के मामले हैं उसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बना हुआ है ना, एक रूल बुक बनी हुई है। वही रूल बुक पूरे देश में लागू करने के लिए सिर्फ एक ही कौम क्यों आगे आ रही है? मैं कह रही हूँ ट्राइबल्स क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं कह रही हूँ 30 साल के गोवा वाले मर्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं रूबिका जी एक सेकंड, मैं आपका सवाल समझ गया, जवाब सुनिए। ट्राइबल्स इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि खुद सरकार के लिए हम ट्राइबल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि यूसीसी नहीं हुआ क्योंकि ट्राइबल्स को वो लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। मैं 2 चैलेंज आपकी शो पे देता हूँ, चैलेंज करता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम भाई को, चैलेंज करता हूँ, ट्राइबल्स भी यूसीसी में इंक्लूड होगा, नहीं कह पाएंगे क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। दूसरी चीज,
आपने कहा क्यों हिंदू मर्द नहीं निकलता, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं हम ये लागू नहीं करेंगे। जहां तक सवाल मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड का है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कर रहे हो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज एक बात प्लीज एक बात बातों में ये बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा के अंदर यहां तक कानून लागू है, यहां तक कि जो डिवोर्स है, हिंदू अगर मर्द शादी करता है मुसलमान या कोई और कौम का, उसको सिर्फ कोर्ट में करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन पादरी को, क्रिश्चियन प्रीस्ट को ये अधिकार है वो शादी भी करा और डिवोर्स भी करा। अवनीश अवस्थी जी, तहसीन पूनावाला जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसके बाद में दोनों ही जो आलिम शख्सियत यहाँ पर है, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको डिबेट में लाऊंगी, पहले आप बात कर लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है, क्योंकि इसमें से 30 साल के वो हिंदू मर्द को हटा दिया जा रहा है गोवा में, जो कि बच्चा पैदा करना चाहता है, उसके पास पहले से बच्ची है दूसरी शादी करने के लिए, और ट्राइबल एरियाज में यूसीसी लागू नहीं होगा तो बचा कौन? बचे दाढ़ी वाले मियां भाई। इसीलिए यूसीसी सिर्फ उनको परेशान करेगा, किसी और को नहीं। रूबिका जी, पहले तो मैं अजीज खान साहब की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा, अंबेडकर साहब को कहा, संविधान का जो लिखित स्वरूप है हमारे सामने, अगर आप टिप्पणियों की बात करेंगे तो मैं ऐसी ऐसी टिप्पणी अंबेडकर साहब के सुनाऊंगा कि शायद आप उससे किसी भी हालत में वो नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान में अगर ये नीति निर्देशक तत्वों में सरकार का दायित्व है कि आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, तो इसके अलावा मुझे संविधान कोई आदेश नहीं देता। हैरत की बात है, जो संविधान को बचाने की बात कहते हैं, जो संविधान को खतरे की बात कहते हैं, हाँ। उनको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि संविधान में पिछले 75 सालों से जो ये लिखा हुआ है उसको अब तक की सरकारों ने क्यों लागू नहीं किया। ये तो उनका दायित्व है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक तहसीन ने कहा, तहसीन ने बहुत सारी बातें कही कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आशंकाओं की बात नहीं है। बात ये है कि मुझे मुस्लिम, अगर ये उत्तराधिकार की, मैरिज की, तलाक की, इस सब को लेकर के अगर यूसीसी आता है, और यूसीसी का नाम दिया है सेकुलर सिविल कोड, जो सब पे लागू होगा, तो उसमें स्वयं मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए कि हाँ, ये हम प्रोग्रेसिव हैं। जो एक समय था हमारे यहाँ, अब बदली हुई परिस्थितियों में और तमाम इस्लामिक देशों में अगर इस तरीके की हैं, तो उनको स्वयं आगे आना चाहिए। इसमें मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरीके की कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर वो विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी उनको नहीं लगेगा कि इसमें कोई किसी तरीके की आशंकाएं हैं। बताइए भाई शमून कासमी साहब, मुसलमानों को डरने की जरूरत है क्या? मतलब समान नागरिक संहिता ये अमेरिका में, आयरलैंड में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, मलेशिया में, तुर्की में, इंडोनेशिया में, सूडान में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह है यूसीसी। हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों भाई? हाँ, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे आर्मी के लोगों का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश होने से बचा और उनकी जान बची। हम सब देशवासियों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि देश की आर्मी है तो हम सुरक्षित हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम एक देश एक कानून यानी यूसीसी को लेकर के आए और पहल की। मैं मुसलमानों के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ना तो इस्लाम में कोई मुदाखलत है इससे, और ना ही मुसलमानों के किसी प्रैक्टिस के ऊपर कोई असर पड़ेगा। हाँ, अंकुश लगेगा उन पर जो कुप्रथाएं हैं। 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से सीधा नहीं है, नापसंदीदा है अल्लाह की नजर में। नंबर 2, एक से ज्यादा शादी करना ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नंबर 3, जो बात करते हैं विरासत की, तो विरासत में पहले से इंक्लूड है बेटी 1/2 की। अगर उसके लिए आगे उसे ये सारी चीजें कर दी जाए तो वो कोई कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर मुदाखलत नहीं है। इसलिए वो लोग जो कुप्रथाओं पर को कायम रखना चाहते हैं, अपनी ठेकेदारी प्रथा को कायम रखना चाहते हैं, उन्हें परेशानी है कि उनकी मीडिएटरशिप जो 60 साल में उन्होंने वोट बैंक बनाया, मुसलमानों को डरा डरा करके भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, आज देश के मुसलमानों का मैं आह्वान भी करना चाहता हूं कि स्वयं
अब इस वक्त अब आप मुफ्ती इस्लाम साहब को सीधे बड़ा पढ़िए। इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती कुरान हूँ को- दोनों ही मौलानाओं को एक बार स्क्रीन पे दिखाया मैं जाए। रूबिका जी ये सर, एक मिनट बात पूरी कर दूं। हाँ, मैं बस आ रही हूँ आपके पास। जो आपने कहा है कि कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ हलाला कुप्रथा है, उसका ठीक है, कोई बिल्कुल ताल्लुक सही है। इस्लाम अरे से सर, नहीं है, मैं उसका तो गलत मानती हूँ ये इस्तेमाल बात, किया गया। मैं तो ये मानती तीन हूँ। तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ओके। और मैं ये क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर आया, यहाँ के राज्य भर के मुसलमानों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम उन्हें सीधा बता रहे हैं। और आपके जरिए से देश के मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में आइए, जिसका आपको 60 साल तक अब शमून कासमी साहब, लोगों ने इस्तेमाल किया। शमून कासमी साहब, मुझे बस 30 सेकंड का वक्त दे दीजिए। मैं दर्शकों से इस वक्त इल्तिजा करती हूँ, स्क्रीन पर 2 लोग आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों ने सेम तरह की टोपी पहनी है माशाल्लाह। दोनों के पहनने का, रहने का, सोचने का और इस्लाम को फॉलो करने का तरीका एकदम मुझे लगता है सिमिलर ही होगा। और देखने से तो ऐसा ही लगता है। दाढ़ी भी माशाल्लाह दोनों की सिमिलर है, एक की बस सफेद है, दूसरे की काली है। मैं राशिद सैयद साहब की बात कर रही हूँ और बगल ही में यहाँ पर उत्तराखंड से हमारे साथ जो उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन है मुफ्ती साहब, उनकी बात कर रही हूँ। अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये कुरीतियाँ हैं, ठीक है ना मुफ्ती साहब? ठीक, आप कह रहे हैं हलाला कुरीति है, आप कह रहे हैं ये तलाक बिद्दत खराब है, आप कह रहे हैं कि औरतों को लेकर जो बंटवारा होना चाहिए, इनहेरिटेंस वाली जो बात है वो तो वैसे ही क्लियर हो चुकी है। अब मैं आती हूँ राशिद साहब आपके पास। मैं ये वाले मौलाना की बात मानूं कि आपकी बात मानूं, और आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये मैडम, ये रूबिका जी, ये सिर्फ इलेक्शन का चल रहा महाराष्ट्र में, झारखंड में, यही बात हो रही है। ये देखिए, अब यूसीसी सिर्फ दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, ये यूसीसी जो है ना, सिर्फ जो अमित शाह साहब जो बोल रहे हैं, ये जितना ज़्यादा खींच सकते तो सिर्फ दिसंबर तक खींच सकते। अच्छा। हमारा जमीयतुल उलमा की जो मीटिंग थी 2 नवंबर को, सुनिए मैडम, 2 नवंबर को, उसके बाद अब है पटना में एक मीटिंग है हमारा जमीयतुल उलमा का, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उसके बाद आंध्रा में भी मीटिंग है कड़पा में, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू साहब अटेंड करेंगे, वहाँ पे नीतीश कुमार साहब अटेंड करेंगे। ये हुकूमत बरसातियों पे है, इतने दावे, इतने धक्के जरूरत नहीं है। ये मियाँ मुसलमान को जो परेशान करने की जो बात हो रही है, ये चाहे वक्फ बिल की बात हो रही है, ये यूसीसी की बात हो रही है, इससे मुसलमान डरने वाला बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये मुसलमानों को परेशान करना है। सिर्फ देखिए, ये दिसंबर तक अगर ये जमीयतुल उलमा के 2 जगह, यहाँ पटना में और आंध्रा में जगह, ये लोगों के जल से, अगर हमारे जल से हो जाएंगे तो ये यूसीसी भी खत्म हो जाएगा और ये बीजेपी को ये मालूम हो जाएगा कि हम बरसातियों पे है। इस तरीके के बातें करना अब मुश्किल है। 2014 के हालात उस वक्त अलग थे, 2019 के हालात अलग थे, अब 24 के हालात बिल्कुल बरसाती पे है। अब इन्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। बार बार मियाँ मुसलमान करके बार बार हमारे मसलों में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बार बार ये इशू जो हमारे मौलाना, दूसरे जो मौलाना मेरे जरा टोपी पहन के बैठे हुए, इनको यूसीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हर मुसलमान को पड़ता, हर मुसलमान को फर्क पड़ता, हर आदिवासी को फर्क पड़ता। ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैंने सुना, एक नेशन, एक इलेक्शन, अखंड भारत, कैसे पड़ता है यूसीसी इस तरीके के जुमलेबाजियों से पब्लिक तंग आ गई। हाँ, नहीं, वो तो अलग बात है, जुमलेबाजी पर मैं बात, इस तरीके से जुमलेबाजियों से पब्लिक परेशान है। ये लोगों के अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं है। सैयद साहब, 370 जुमलेबाजी था क्या? ट्रिपल तलाक जुमलेबाजी था क्या? राम मंदिर जुमलेबाजी का था क्या? और अगर जुमलेबाजी से आप कह रहे परेशान है तो फिर तो समझ लीजिए किस तरीके से यूसीसी किस तरीके से हल करे, पूरी दुनिया देखी। इलेक्शन फिर होके रहेगा मियाँ, होके रहेगा, वो भी होके रहेगा, अखंड भारत भी होके रहेगा, अखंड भारत भी होके रहेगा, 15 लाख भी होके रहेगा, 2 करोड़ जामा भी होके रहेगा, सब होके रहेगा, 2 करोड़ घरा भी होके रहेगा। सब जुमलेबाजी है रूबिका जी, जुमलेबाजी और कुछ नहीं। 2 करोड़ के परे चला गया है, ये लोग जौबा लग गई है। अभी जापान को पछाड़कर इंडिया 1 नंबर हो गया है, समझ रहे हैं सैयद साहब? लेकिन अब मैं आपसे जुमलेबाजी रूबिका जी, अरे नहीं, पर सैयद साहब सबका साथ बताइए। चलिए, आपको मैं बोल रहा हूँ, सबका साथ चलिए बताइए, सबका साथ बताइए रूबिका जी, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं होता रूबिका जी। सब, अरे सबका विकास, इस पे आप इस पे बता दो कि बीजेपी कांठेरी में सबके विकास पे,
सबका साथ पे कहाँ ठहरी हुई है? हाँ, वो कहाँ छोड़ है? दीजिए आप, मेरी बात अरे सुनिए। हिंदू भाई साथ में सैयद साहब नहीं है। सुनिए ना। रूबिका जी, हिंदू भाई साथ में सैयद नहीं साहब है। मेरी सबका बात तो विकास सुनिए, सबका मेरी साथ बात का। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। आप, मैं ये कह रही हूँ कि यूसीसी से जी रूबिका जी, बोलिए बोलिए बोलिए। दिक्कत क्या है? मतलब कैसे कैसे आपको लग रहा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा यूसीसी लागू हो जाने से? तो इस्लाम तो जिंदगी में खतरे में आने वाला नहीं है, क़यामत तक खतरे में आने वाला नहीं। ये लोग खतरे में हैं। ये लोग अगर ये इस तरीके के अगर बात करेंगे यूसीसी की, इस तरीके के वक्त बिल की बात करेंगे तो ये बरसाकियां जो है वो साइड से निकल जाएंगे। यूसीसी लागू हो गया, ठीक है, फर्ज कीजिए हो गया, अब इससे आपको क्या दिक्कत है मियां? वो नहीं मियां रूबिका जी, जो बरसाकी है ना वो साइड से दोनों निकल जाएंगे अगर इन्हों इस तरीके के अगर बार बार ये काम करते रहेंगे मुसलमानों के। सैयद साहब मैं कह रही हूँ यूसीसी लागू हो गया, फर्ज कीजिए हो गया हिंदुस्तान में लागू। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता है 370 हटाया, 35 से हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बनाया, अब यूसीसी कह रहे हैं अगर इन्होंने कह दिया तो कर देंगे, अपन फर्ज कर रहे हैं, है ना, ये सब फर्ज कर रहे हैं, हो गया करके देखो, तो करके देखो, इससे आपको करके देखो रूबिका जी, करके देखिए। अरे आपने ऐसा बोलता रहे, करके देखिए, बोलो मैं आपको कि आप बाबरी मस्जिद को हटाकर, नहीं, बोलने का वक्त खत्म हो गया, को हटाकर राम मंदिर बनाइए, बोलने का वक्त खत्म हो गया, और वो बना गए। मैं बस आपसे ये रूबिका जी, बोलने का वक्त खत्म हो गया। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि आपको सुधार क्यों नहीं पसंद है? आप जैसे लोग जब ये बोलते हैं तो पता है आप मैसेज किया जाता है कि मुसलमान जो है, दुनिया आगे जा रही है और मुसलमान पीछे जा रहा है, मुसलमानों को तब्दीलियां पसंद ही नहीं है, मुसलमानों को कुरीतियां खत्म करना ही नहीं है। ये गलत है रूबिका जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों को लेके चलने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सबका साथ में कहाँ है मुसलमान, बताइए आप? खाली इनको हमारा वोट होना। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि अगर यूपी बिहार में इलेक्शन होता है तो हमारी अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। हमको जरूरत नहीं है किसी पार्टी की, हमको जरूरत नहीं है किसी के साथ की, हम अपनी पार्टी पर। अभी साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उलमाओं की पूरी 5 स्टेट के उलमाओं की मीटिंग लगा रहा है और इस पे जोर डाल रहा है कि हमारी अपनी पार्टी नॉर्थ में होना चाहिए, हमारी अपनी पार्टी, हमारे अपने कैंडिडेट नॉर्थ में होना चाहिए। उसके बाद जो भी पार्टी है उसके साथ काम करेंगे, हमारा हिस्सा हमको चाहिए। ये बात नहीं है रूबिका जी, अब बात नहीं है, ये अब आप कह रहे हैं बातों का वक्त चला गया है। अब ये एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर आपसे मैं किसी दिन इत्मीनान से अकेले बहस कर दूंगी, पर 5 और मेरे मेहमान है ना। प्रेम शुक्ला जी, सुना ना आपने, आप लोग बैसाखी पर है, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, नीतीश बाबू भी आएंगे, आपकी बैसाखियां सैयद साहब उखाड़ ले जाएंगे और उसके बाद तहसीन पुनावाला। वेट, व्हाई डू यू गेट इरिटेटेड तहसीन, वेट। प्रेम शुक्ला जी, देखिए रूबिका जी, यहाँ पर श्रीमान मुफ्ती शमून काजमी साहब ने कुछ सवालात खड़े किए थे और आपने जो प्रश्न श्रीमान राशिद सैयद से पूछे थे उसमें उन सवालात के जवाब की अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने उन सवालों के अलावा बाकी सारी बातें की। जब आपको पता है कि आपकी 2 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद बैसाखियां चली जाएंगी तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक ही सारा कुछ होना है, दिसंबर के बाद सब समाप्त हो जाएगा, तो आपको इतना बौखलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जब पता, आपसे पूछा बार बार रूबिका जी ने कि कृपा करके बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से सामान्य मुसलमान को क्या परेशानी होगी, तो आपने कोई परेशानी का जिक्र, रेखांकन करने की आवश्यकता नहीं महसूस की, या आप रेखांकित करने में विफल हैं। तो श्रीमान जी, आप जो है हमारी चिंता तो छोड़ ही दीजिए, हमारी सरकार चलेगी नहीं चलेगी। हमने जो है लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक हम बात करते हैं। अनुच्छेद 370 पर बात कर रहे थे, हमने उसको समाप्त किया, तब भी आप कहते थे कि अनुच्छेद 370 समाप्त होगा। तो आप जैसे लोग कहते थे कि वहां कश्मीर का जो ब्रिज है वो अनुच्छेद 370 ब्रिज है, ब्रिज टूट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। साफ जम्मू कश्मीर भारत में ही है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत के अंग बनने के निकट है, दूरी बहुत नहीं है। उसी तरह से आप ट्रिपल तलाक पर कह रहे थे ट्रिपल तलाक आ जाएगा, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बन गया, बहुत सारे लोग ट्रिपल तलाक देने के बाद
अभियोजन का शिकार हो चुके हैं, ओके। अभियोजन का भुगतान कर रहे हैं। सैयद साहब जवाब बहुत दे सारे दीजिए। लोग जो है यही कहते कि राम मंदिर नहीं बनेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। राम मंदिर भी बन गया मियाँ। ओके। तो आप उसी तरह से परेशान ना हो मियाँ जी। निश्चित तौर पर जो है हम जो है समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करेंगे। जनजातियों के अलावा बाकी सारे लोग उसके दायरे में आएंगे। ओके सैयद साहब जल्दी से 30 सेकंड में बात रखिए। मैडम पहले तो मेरा नाम राशिद शरीफ है, आप राशिद शरीफ ही बुलाए प्लीज। और ये जो अभी हमारे शुक्ला जी जो बोल रहे थे ना, ये दिसंबर तक, और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ बराबर दिसंबर तक आप देखिए ये सब भूल जाना। ये जितने भी आप लोग जो कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में कर रहे हैं या यूसीसी के बारे में कर रहे हैं, 100% दिसंबर तक देखिए कि इंशाल्लाह 2 मीटिंग अगर हमारे ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयतुल उलमा के अगर होते हैं तो इंशाल्लाह उसमें चंद्रबाबू नायडू साहब भी आएंगे, नीतीश कुमार साहब भी आएंगे और बता देंगे पूरी दुनिया को कि वो लोग इस तरीके का जुल्म होने नहीं देंगे। चाहे वो मियाँ मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे कोई भाई, किसी पे जुल्म होने नहीं देंगे, ये आपको बता देंगे वो लोग। नहीं पर जुल्म जब आपके कैसे मुंह है? बंद हो पहले ये जाएंगे। समझाइए ना, आप सारी बातें कह रहे हैं पर ये नहीं बता रहे जुल्म कैसे है। यूसीसी का लागू होना कैसे जुल्म है, आप मुझे ये समझाइए, कैसे जुल्म है मुसलमान पर? मैडम ये हमारा शरीय लॉ है, हमारा अपना है। शादी हमारे हिसाब से होती, तलाक हमारे हिसाब से होता, हमारे हिसाब से है सो बच्चों को शेयर होता, जो भी है सो देना पड़ता है, चाहे हमारी नमाज हो, जो ज़कात हो, रोजा हो, सब हमारी शरीय लॉ के हिसाब से होता। नहीं, आप अगर उसको है सो एक कानून, एक हर एक अपना प्रैक्टिस है मैडम। मैडम पर नहीं अब ये नहीं हर एक का अपनी प्रैक्टिस है, हिंदू भाई की अपनी प्रैक्टिस है, मेरी अपनी प्रैक्टिस है। आप मेरे को है सो एक लाइन में लगा देंगे, आप एक लाइन में मेरे को लगा देंगे, हिंदू भाई को लगाएंगे, क्रिश्चियन को लगाएंगे। औरत आपकी बपौती नहीं है। एक चीज आप समझ लीजिए शरीफ साहब, मैं फिर कह रही हूं, मैं आपका बहुत बहुत एहतराम करती हूं। ये शादी को लेकर जो आप बात कह रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी आपकी बीवी आकर बोल देगी तलाक 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 और मामला खत्म। अगर शरिया के हिसाब से चलना है तो मुझे बताइए कितने चोरों को, मुसलमान जो चोर थे या जिन्होंने रेप किया था, उनको पकड़कर उनके लिंक काट दिया आप लोगों ने, या उनके हाथ काट लिया आपने, या अगर किसी ने मर्डर किया तो आपने शरिया कानून के हिसाब से जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो इराक और ईरान में चल रहा है, आपने कर दिया। हिसाब का अपना शरिया बनाएंगे और महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए उस शरिया को लागू होने दिए। अरे सारा शरिया आप लागू करके बताइए ना, है हिम्मत तो? नहीं बिल्कुल मैं रूबिका जी देखिए, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आज वाकई सख्त जरूरत अगर है तो इस्लाम की जरूरत है। आज इस्लाम की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है, वहां इस्लाम के कानूनात की जरूरत है। अच्छा। तो आप देखिए कहीं मर्डर नहीं होगा, कहीं रेप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस्लाम को इस वक्त हिंदुस्तान को इस्लाम की जरूरत है। आप क्या करेंगे? तमाम औरतों को काला बुर्का पहना के घर में धकेल देंगे, बच्चियों को पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर ये इस्लाम का कानून आप लोग लागू कर दें तो अफगानिस्तान बना देंगे, तालिबान बना देंगे। आप तो यही चाहते हैं कि औरत आगे ना बढ़े। हाँ तो आप लोगों की बेटियां तो मेरी बेटी डॉक्टर है, बाकी तमाम लड़कियों के लिए आप लोग ऐसे मेरी बेटी डॉक्टर है, एक बेटी शरिया लॉ की वकील है, मेरे बच्चे इंजीनियर है। अरे वो इंजीनियर इस्लाम का कानून आ गया तो गलत बात मत रूबिका जी, ये गलत बात टीवी पे गलत बयान मत कीजिए। हर बच्चा पढ़ रहा आज हमारा, हर बच्ची घर में पढ़ रही हमारी। आप मुझे बताइए, आप लोग गलत बयान करके पब्लिक को गुमराह करते हैं। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही हूँ, मुझे पब्लिक को गुमराह करते हैं आप लोग। शरिया कानून वहाँ पर लागू है, बताइए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान भाड़ में जाए, मैं अफगानिस्तान भाड़ में जाए, इंडिया की बात शरिया कानून, इंडिया शरिया कानून वहाँ लागू है ना? क्या शरिया कानून भाड़ में जाए? हर शरिया कानून लागू है कि नहीं है वहाँ पर? हिजाब में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हिजाब में बच्चे इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि देश में संविधान लागू है, शरिया कानून नहीं। वहाँ ईरान में जाकर देख लीजिए, एक बच्ची के साथ क्या किया, कपड़े फाड़कर उस बेचारी बच्ची को छोड़ दिया अकेले। क्यों? क्योंकि उसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। दूसरों की क्यों? अरे हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में क्या नहीं चल रहा यहाँ पे? शरिया कानून हिंदुस्तान में क्या नहीं चल रहा? अगर शरिया लागू फॉलो करेंगे, हिंदुस्तान में इस्लाम लॉ आएगा, तो आप तो सारी इस्लाम की अगर आएंगे तो ये सब तकलीफें खत्म होंगी। साहब जी, इस वक्त जरूरत है शरिया कानून लागू होने की। देखिए रूबिका जी, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम या जितने धर्म हैं वो सब अच्छाई की बात करते हैं, और इस्लाम तो बराबरी की, प्यार की, अमनो आश्ती की बात करता है।
मैं आज ये कहना चाहता हूं इन आपके जरिए से कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहल की है और जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास है, मैं ये समझता हूं कि ये जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है। आप शरीफ साहब जो कह रहे हैं उसको मैं चाहती हूँ एड्रेस कीजिए। शरीफ साहब ये कह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, राशिद शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि एक ये चुनावी जुमला है और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये मुदाखलत जो की जा रही है ये मियां मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है, ये उनकी आजादी छीनने के लिए की जा रही है। मैं चाहती हूं आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए है और ना ही शरीयत में मुदाखलत है। मैं इनसे सीधा पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं पूरे देश को कि यूसीसी से मुसलमानों की किसी प्रैक्टिस के ऊपर, मुसलमानों की किसी भी ऐसे काम के ऊपर, यानी निकाह हो, शादी हो, ब्याह हो या तजहीज हो, तकफीन हो, किसी चीज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए 370 का ताल्लुक ना मुसलमानों से था ना कश्मीर से था। आज कश्मीर के अंदर 370 खत्म होने के बाद तीन परिवारों की जो वहां हुक्मरानी चलती थी, आम मुसलमान, आम यूथ वहां मुख्य धारा से जुड़ा है। इसी तरह से आज जो देश के अंदर संविधान लागू है उसके जरिए से इनके ये जो तथाकथित ठेकेदार लोग बैठे हैं, इनके जरिए से मुसलमान मुख्य धारा की तरफ नहीं आ रहा है। इन्होंने तो मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का पूरा प्रयास किया। वो तो पार्टी लेकर भी आने की बात कर रहे हैं राशिद शरीफ साहब को। और भारतीय जनता अजीज खान साहब, नॉर्थ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब ये सोच रहा है कि किसी और पार्टी की तरफ नहीं, खुद ही की एक पार्टी बना ली जाए। नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में पूछना चाहता हूं, बैठे हैं, जवाब दें। 50 लोग, क्या पूरे देश ने इन्हें चुना है? कब इनका इलेक्शन हुआ है? क्या ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? ये एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकारों से, जैसे अभी ये कह रहे थे कि बिहार में और तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर इन लोगों ने, यही तो काम है इनका। इनकी इंक्वायरी अगर होगी तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन के ऊपर जो ये वावेला मचा रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो वक्फ संपत्तियों के ऊपर अपने कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपके आरोप, अब मैं जवाब लेने के लिए जाऊंगी शरीफ साहब के पास, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, बस एक सेकंड। शमून कासमी साहब, दो और लोग ना कब से इंतजार कर रहे हैं। अजीज खान साहब भी और अवनिजेश अवस्थी जी भी। अजीज खान साहब पार्टी लेकर आएंगे, कह रहे हैं ये मुसलमान कभी कोई खतरे में आ नहीं सकता है, लेकिन अब शरिया कानून प्रॉबेबली लागू हो जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, संविधान बड़ा कि शरिया कानून बड़ा? देखिए रूबिका जी, अभी आप यूसीसी की बात कर रही हैं और आप लगातार ये पूछ रहे हैं इसमें मुसलमानों का क्या नुकसान है और इनका और उनका, तमाम बातें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें नुकसान इस देश का है। वो कैसे इस देश का नुकसान है कि देखिए किस तरह खाने के दांत और दिखाने के दांत और। मैं मोटा मोटा 4-5 एग्जाम्पल दूं, अभी मैं शादी और तलाक पे भी आऊंगा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं तो तमाम मंदिर और मठ है, वहां एससी और ओबीसी समाज के लोगों को आप वहां पर नहीं बैठाते हैं, वहां आप यूनिफॉर्मिटी नहीं पैदा करते हैं। गाय हमारी माता है नारा दिया जा रहा है और हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वही इसी देश में गोवा, मणिपुर, तमाम गोवा, मणिपुर, तमाम जगहों पर गाय को खाते हैं लोग, वहां कत्ल करते हैं। वहां पर बोला जा रहा है। सुनिए 1 मिनट प्लीज। अब हमने लंबा आपके चैनल पर सुना है, मुझे मौका दें। नहीं सुनिए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कोई एक बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी कैसे झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं आप। अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोग महामंडलेश्वर हैं। अखाड़ा परिषद ने, कृपा करके सुन लीजिए आप, सिर्फ 10 सेकंड। अब आप सर बोलने नहीं देंगे। अखाड़ा परिषद ने, अब भाई सुन लीजिए ना, अखाड़ा परिषद ने 1 दर्जन से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। ऐसे तमाम मंदिर हैं जहां अनुसूचित जाति के पुजारी हैं। राम मंदिर में भी अनुसूचित जाति के पुजारी नियुक्त हुए हैं, पिछड़ी जाति के पुजारी नियुक्त हुए हैं। कृपा करके झूठ ना फैलाएं। आपके यहाँ संकट है कि शिया के पीछे सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी के पीछे देवबंदी नहीं पढ़ता, देवबंदी के पीछे खोजा नहीं पढ़ता,
खोजा के पीछे बोहरी नहीं पड़ता। अहमदिया आपके लिए अस्पृश्य आपका संकट है, हमारे यहाँ संकट। आपने 10 सेकंड मांगे थे, 10 सेकंड मांगे थे अजीज खान साहब। अब रूबिका जी मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड सुन लें। दूसरी बात, अभी डाइवर्स और मैरिज पे बात कर लें। अभी लगातार तमाम, अभी तहसील ने भी कई मुद्दों को रखा। मैं यही बताना चाहूंगा, साउथ में आप ले लें, यहां पे तमाम तलाक और तमाम तरीके की बातें हो रही। साउथ में एक औरत कई शादी कर सकती है, ये शायद ये पता होगा, लोगों को पता होगा। और वहीं नॉर्थ इंडिया में देखें, 5 पीढ़ियां मिलान होती हैं कि बाकायदे गोत्र मिलाया जाता है और गोत्र में शादी नहीं होती। हमें बताना चाहते हैं कि दोनों में बाइफर्केशन कैसा है, देश कैसे अलग अलग कल्चर की तरफ जी रहा है। वहीं साउथ में यहां 5 गोत्र मिलाए जाते हैं और वहीं साउथ में मामा भांजे से शादी हो जाती है। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अलग अलग कल्चर है पूरे देश में, उस कल्चर को कैसे एक धागे में पिरो पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा जो आदिवासी है उसको यूसीसी से अलग कर देंगे, फिर यूसीसी रही कहां गया और क्यों अलग कर देंगे, क्या वजह है? कौन सा कल्चर उसका आप हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं? आखिर आदिवासी कौन से कल्चर को फॉलो करता है, उसको आप क्यों यूसीसी से अलग करना चाहते हैं? प्रेम जी बता दें, क्यों अलग करना चाहते हैं? ऑलराइट प्रेम जी, क्यों अलग करना चाहते हैं? प्रेम जी देखिए, इन्होंने लगातार झूठ बोलने का काम किया। सगोत्री विवाह जो है, बहुत सारी परंपराएं लागू भी हैं, बहुत जगह सगोत्री विवाह होते हैं, और जब यूसीसी लागू हो सारे उस एम्बिट पे आ जाएंगे। आप अपनी परेशानी बताइए, आप परेशानी किसकी बता रहे हैं? आप जनजातियों की परेशानी बता रहे हो, जनजाति पहले से बाहर है। शेष आप परेशानी हिंदुओं की क्यों बता रहे हैं? हिंदू विरोधी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी परेशानी बताइए कि मुसलमानों को ये स्पेसिफिक परेशानी हो जाएगी, ये जो है उनके धर्म के विरुद्ध होगा। आपकी परंपरा के विरुद्ध होना और धर्म के विरुद्ध होना, दोनों में बहुत अंतर है। आपके जो मूल मजहब का जो मूल तत्व है, उसके विरुद्ध यूसीसी आने से क्या हो जाएगा, वो रेखांकित कीजिए, वो कर ही नहीं रहे आप। देखिए, मैंने रेखांकित किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपसे ये अपेक्षा ही थी कि आप जवाब नहीं देंगे। एक बात आप सुनिए सर, अब बात खत्म हो गई। सर एक बात बता दूं, इस बताइए ना, फिर से रिपीट कर दीजिए। अलग अलग, अरे सर सुनिए ना, अलग अलग जो खूबसूरती है ना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज, उसको आप तोड़ना। और मकसद यूसीसी लागू करना नहीं है, मकसद डायवर्जन है। डिस्टर्ब करो, डाइवर्ट करो। और एक बात आपको बता दें, ये देश जानता है, ये देश मुत्तहिद है, यूनाइट है। यूसीसी लाने से ना हिंदू पे फर्क पड़ेगा, ना मुसलमान पे, हाँ कल्चर पे फर्क पड़ेगा। आप कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, क्या परेशानी है? मुसलमान और कल्चर को खत्म करना, हमारी धर्म अलग है, मजहब अलग है, संस्कृत तो एक ही हिंदुस्तान की भाई, अलग संस्कृति क्या है? संस्कृति एक है। हमने पूछा था आदिवासी को, आपकी इजिप्ट की संस्कृति थोड़े है, आपकी भारतीय संस्कृति है मित्र। आदिवासी को आप कोई रोम की संस्कृति में थोड़ी जी रहे हैं, ना मेसोपोटामिया की संस्कृति में जी रहे हैं। अरे सुनिए ना, भारत की संस्कृति में ही आप है मित्र। सुन लीजिए सर, आदिवासी को यूसीसी से क्यों अलग रखना चाहते हैं? पहले बाहर कर दिया, चिंता ही मत कीजिए। क्यों अलग रखना चाहते हैं? क्या वजह? जनजाति, इसलिए जनजाति विशेष है वो, इसलिए जनजातियां अलग, क्यों विशेष है? जनजातियां आपके सामान्य लोगों से अतिरिक्त हैं। क्यों अतिरिक्त है? क्यों अतिरिक्त है? जनजातीय परंपराएं सामान्य जनों की परंपराओं से भिन्न है। उनकी परंपराएं हैं, दूसरों आप अपनी समस्या बता ही नहीं रहे भाई। आपकी जो जनजाति के मुंह से चले जा रहे हैं। अरे भाई, आपका कोई अभिन्न अंग थोड़ी छीना जा रहा है। कई जगह पर ये कुरीतियां खत्म हो गई हैं, पर आप लोग खत्म नहीं होने दे रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर तो आप मानते हैं ना, उनको तो मानते हैं कि नहीं मानते? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, अभी उनके बारे में आपने शुरुआत आपने कही थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था। मेरे पास वक्त नहीं है, पर मैं एक ही बात करती हूं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही लाइनों को कोट करके इस डिबेट को खत्म कर रही हूं। सर, आप लोग बड़ा दिल कीजिए, बड़ा दिमाग कीजिए। हर चीज में आपको ये लगता है कि हम पर जो है वार किया जा रहा है, कोई और यूसीसी के खिलाफ नहीं आ रहा है, पर आपको लग रहा है कि आप ही को खत्म करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। ट्रिपल तलाक आप ही को लग रहा था कि खत्म करने के लिए, और माशाअल्लाह से खत्म नहीं हो रहा है मामला। आप दिन ब दिन रात दुगनी चौगनी जो है तरक्की आप लोग करते जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा यूसीसी को लेकर? मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्र अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए कि पूरे जीवन को ही प्रभावित करे और विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोके। पीरियड।
बस इसी को मानिए ना, लोहे की लकीर, तो देश आगे बढ़ेगा।